हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। सुबह का 6 बज चुका है और 6 बजे हम 7 मार्च के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आज के इस सेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जितनी भी रिलीवेंट डिटेल यहां पर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, उन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए शिवरात्रि की सेल शुरू हो गई है। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। आप कूपन कोड का यूज कर सकते हैं शिवा50। ओके, तो फायदा उठाइए। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर मेरा पॉलिटी का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। लाइव क्लासेस है फ्रेंड्स, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो इजीली इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ओके, तो आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली इससे देखिए डिजाइन किया गया है कोर्स को। तो आप सिविल सर्विसेज के अगर स्पेशली स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको बेनिफिट करने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को हम एंड में डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। कमेंट में बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। सबसे पहला, बिहू नृत्य किस राज्य का नृत्य हो गया? सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा है? आज के इस सेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। और दामोदर नदी कहां से निकलती? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। 7 मार्च के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। हाल ही में 6 मार्च को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। पश्चिम बंगाल में है, किस नदी के नीचे है यह भी याद रखिएगा। तो यह नदी है हुगली नदी। ओके, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहां पर आप एक इमेज देखिए। देखिए हुगली नदी का अगर हम जो नदी तल है वहां से गहराई देखें तो 20 मीटर तो हो जाती है नदी की गहराई, और इसके नीचे 13 मीटर नीचे जमीन के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 33 मीटर के नीचे इस सुरंग का निर्माण किया गया है मेट्रो सेवा के लिए। ओके, ऑल ओवर सुरंग की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह पूरा जो रूट है हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने के लिए बनाया गया। 4.8 किलोमीटर टोटल लंबाई है। इसमें से 520 मीटर जो रूट है इस सुरंग का वो नदी के नीचे से होकर गुजरता है। ओके, तो नदी के नीचे कितना रूट है आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो ये 520 मीटर का है और पूरी सुरंग देखते हैं हम तो ये 4.8 किलोमीटर लंबी हो जाती। पूरे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है। कहां पर? पश्चिम बंगाल। ओके, तो देखिए हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर, इसमें से 520 मीटर लंबाई कहां पर? नदी के अंदर। ओके, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा को आपको याद रखना चाहिए। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ही है। 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत की गई थी। ओके, क्लियर? समझ में आया? आज मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे खांसी चल रही है, तो आपको खांसी ना आए इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा। तो डोंट वरी, पूरा समझ में आएगा, आराम से सुनिएगा। ओके, ठीक है। तो भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा, ठीक है ना, कहां शुरू की गई? कोलकाता में शुरू की गई, पश्चिम बंगाल। और अब पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत भी कहां की गई? तो यह भी कोलकाता या पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे। ओके, यहां पर थोड़ा सा हमें पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल मैप देख लेना चाहिए। कौन कौन से स्टेट हैं जो कि पश्चिम बंगाल से टच होते हैं भारत के, और इंटरनेशनल बाउंड्री पश्चिम बंगाल की किन देशों से टच होती है। तो यहां पर देखिए ये इंडिया है, ये पश्चिम बंगाल। अब इधर देखिए, पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की कि पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है, कितने देशों से इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है। तो पश्चिम बंगाल की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है बांग्लादेश, पूर्व में भूटान सेकेंड यहां से अगर आप देखेंगे तो, और फिर नेपाल। ठीक है,
अब बात आती है कि कितने भारतीय स्टेट टच होते हैं बांग्लादेश से। तो देखिए ये तो हो गया सिक्किम, ठीक है, ये हो गया एक, फिर बिहार दो, तीसरा झारखंड और इधर हो जाता है ओडिशा। कितने हो गए? चार। और इधर आप देखेंगे तो ये असम है जो कि पश्चिम बंगाल से टच होता है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच भारतीय राज्य जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री पश्चिम बंगाल की तीन देशों से टच होती है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी कैपिटल कौन है? कोलकाता। किस नदी के तट पर है? तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में अगर पश्चिम बंगाल की सीएम पूछी जाए तो यह कौन है? ममता बनर्जी। कमेंट में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं और लोकसभा की सीटें कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन हमारा था पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में स्थापित की गई? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। पहले हमने इसको काफी सेशंस पहले डिस्कस किया था, लेकिन अब भारत के पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया है। सेकेंड क्वेश्चन, चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ के कोरबा जो कि कोयला क्षेत्र है, वहां की एक खान है गेवरा खान। अब कोरबा क्योंकि कोयला क्षेत्र है तो गेवरा खान भी किससे संबंधित होगी? तो ये कोयले से संबंधित होगी। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अब ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली। 2023 में ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई थी उत्पादन के आधार पर, और अब ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली है गेवरा खान। कहां पर है? भारत के छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में, जो कि कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैंने आपको दिया था, सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा है? तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन के एलिमेंट एंथ्रेसाइट कोयले में पाए जाते, तो सबसे उत्तम प्रकृति। लेकिन भारत में दूसरी उत्तम प्रकृति होती है बिटुमिनस कोयला। भारत में अधिकतर कोयले के भंडार बिटुमिनस कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ओके देन, गेवरा खान से हमारा क्वेश्चन है, तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। किसकी खान है? तो ये कोयले की खान है। यहां पर आप इमेज देख लीजिए। ओके ठीक है। इस खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता 2023 में 5.25 करोड़ टन थी। तब ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई थी, और अब इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी है, अनुमति दे दी है। तो अब ये भारत की और एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बन जाएगी। कौन सी खान है? नाम याद रखिएगा, गेवरा खान। भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ये खान है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोयला खान है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनेगी, और भारत की तो सबसे बड़ी कोयला खान है ही। ठीक है ना। खदान की लंबाई 10 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर है। कौन सी खान? गेवरा खान कोयले की खान है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और कोरबा में स्थित है, जो कि कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारत की अदर कोयला खान देखें तो झारिया खान झारखंड में कोयले की खान है, रानीगंज पश्चिम बंगाल, तालचेर ओडिशा, रामगुंडम खदान या खान तेलंगाना, नेवेली खान तमिलनाडु और सिंगरेनी खदान या खान भारत के तेलंगाना राज्य में देखने को मिल जाएगी। सभी की सभी भारत की कोयला खान। ओके ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में खोला गया? तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत के बिहार के पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, यहां पर हाल ही में खोला गया। यह पूरे भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहां पर? बिहार के पटना में। ठीक है ना। बिहार के पटना के बारे में ऐतिहासिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हर्यक वंश का कभी भारत पर शासन था। उसका एक शासक हुआ है उदयन। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और आगे चलकर शेरशाह सूरी ने जब शासन किया तो उसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर कर दिया था पटना। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पटना किस नदी के तट पर है? तो गंगा। और किन दो नदियों के संगम पर है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। यहीं पर नेशनल डॉल्फिन सेंटर की स्थापना की गई है। भारत का पहला नेशनल
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नॉर्मली गंगा और उसकी सहायक नदियों में मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती है, यही राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। इसका साइंटिफिक नेम देखें तो प्लेटनिस्टा गेंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव है तो क्वेश्चन आ सकता है। इससे संबंधित रिसर्च के लिए, इसके संरक्षण के लिए भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत के बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया। ओके, डॉल्फिन आपको पता होना चाहिए, जो भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती है दृष्टिहीन होती है, नॉर्मली एक रे छोड़ती है, इकोलोकेशन इसे कहा जाता है, इसके माध्यम से ये शिकार को डिटेक्ट करती है। मतलब जो तरंगे या वेव्स ये छोड़ती है वो टकरा के इनके पास वापस आती है, तो इनको पता चलता है कि कोई शिकार है इनकी राहों में। ओके, IUCN इसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये रेड डेटा बुक को जारी करता है IUCN, ठीक है ना। इसने गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में शामिल किया, ठीक है ना। तो गंगा डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का पहला रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया गया, राज्य पूछे तो यह हो जाता बिहार, और अगर बिहार का पर्टिकुलर प्लेस पूछता तो यह हो जाता पटना, ठीक है ना। भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 2020 में PM नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जो शुरू किया गया 2021 में। भारत के बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाने वाली। तो देखिए, ऐसी काफी सारी योजनाएं आजकल क्रियान्वित है अलग अलग राज्यों में। MP में चलती है लाडली बहना योजना, उसके तहत भी सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देती। अब इसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आई है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना। इसके तहत राज्य की जो गरीब महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो बहनें स्पेशली महिलाएं, उनके कल्याण के लिए, उनको आर्थिक जो संकट है उससे उबारने के लिए 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजना। याद रखो, हर माह राशि कितनी दी जाएगी ये याद रखो, और किस राज्य की है ये याद रखो, काम हो जाएगा। योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि। हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाएं राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया, और 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य की 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह दी जाने वाली। ओके, हिमाचल प्रदेश की अदर स्कीम की बात करें तो केवल सुन लो, पुरानी है तो शायद ही एग्जाम में देखने को मिले, पर अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित है। हिम केयर योजना हेल्थ बेनिफिट से संबंधित है। इसी तरह की सहारा स्कीम भी हिमाचल प्रदेश में हेल्थ बेनिफिट से संबंधित है। अटल वर्दी योजना जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों को यूनिफॉर्म दिए जाने से संबंधित है। और पंचवटी योजना, इसके तहत जो बुजुर्ग है राज्य में, उनकी सुविधा के लिए मनोरंजन पार्क या फिर उद्यानों का निर्माण किया जाने वाला है। यह पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना। ओके, क्लियर। इसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है? तो देखिए, पहली चीज तो ये कि भारत के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव है ना, अश्विनी वैष्णव है, कंफर्म कीजिएगा। इन्होंने हाल ही में चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है, ठीक है ना। अश्विनी वैष्णव ने किससे संबंधित है? ऑनलाइन फ्रॉड से। वैसे इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दो प्लेटफॉर्म है, संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल, दो पोर्टल की शुरुआत की है भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। देखिए, पहले तो यह समझिए कि संचार साथी पोर्टल क्या है। तो इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत में जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनकी शिकायत दर्ज करवाकर उनके नंबरों को डीएक्टिवेट करवाने के लिए लाई गई थी संचार साथी पोर्टल।
ताकि उनका मिसयूज ना हो, किसी भी तरीके से धोखाधड़ी ना की जा सके उनके फोन के माध्यम से या सिम के माध्यम से। ओके, अब इसी के अंतर्गत लाई गई है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च किया गया संचार साथी पोर्टल के तहत। पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्या है। तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन संसाधनों का मिसयूज ना कर सके, साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके, इस उद्देश्य से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। और चक्षु पोर्टल का भी उद्देश्य यही है कि जो साइबर क्राइम होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना। तो चक्षु पोर्टल की हमारा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, तो इसी की बात करेंगे। चक्षु पोर्टल के जरिए यूजर्स जो हैं वो फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस की शिकायत कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर। ठीक है ना। साथ ही साथ बैंक अकाउंट अपडेट या फिर केवाईसी अपडेट, पेटीएम से संबंधित कोई फ्रॉड हुआ है और अदर जितने भी साइबर फ्रॉड हुए हैं उनकी शिकायत जाकर कर सकते हैं चक्षु पोर्टल पर। यह हो गया चक्षु पोर्टल और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में आपको बता ही चुका हूं। ये दोनों हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किए गए। याद रखिएगा, सिंपल है। अगला, तामस सुलियोक को किस यूरोपीय देश के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो तामस सुलियोक यूरोपीय देश हंगरी के हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट पीएम से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, तामस सुलियोक। किस यूरोपीय देश के प्रेसिडेंट बने, हंगरी। ओके, इनके पहले केटलिन नोवाक हंगरी के प्रेसिडेंट के पद पर थे, लेकिन यौन शोषण के मामले में जो इनका सहयोगी था इन्होंने इनको माफ कर दिया, जिसके कारण हंगरी में वहां के प्रेसिडेंट केटलिन नोवाक के लिए इनको हटाने के लिए काफी विद्रोह हुआ था। फिर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब हंगरी के नए प्रेसिडेंट बने हैं तामस सुलियोक। कंफर्म हो गया, हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन, तामस सुलियोक। हंगरी का थोड़ा सा हमें ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशन देख लेनी चाहिए, क्योंकि यूरोपीय देश है, सुर्खियों में रहता है काफी बार। देखिए, ये है यूरोप, बीच में आपको एक लैंड लॉक्ड देश देखने को मिलेगा, यह है हंगरी। ठीक है, 7 देशों से अपनी सीमा बनाता है, पूरा लैंड लॉक्ड है। एक है स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया। ये 7 देश हैं जो कि हंगरी से अपनी सीमा को साझा करते हैं। पूरा लैंड लॉक्ड एक देश है हंगरी, यूरोप में। मैंने आपको बताया है मैप पर कि वो कहां पर है, तो ये लोकेटेड है बिल्कुल बीच में। 7 देश टच होते हैं और हंगरी से अपनी सीमा साझा करते हैं। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है फ्रेंड्स, और बुडापेस्ट, क्वेश्चन आता है कि हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है, तो ये यूरोप में डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। ओके, याद रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को समाप्त कर दिया। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, पहले तो यह समझिए कि निलंबन क्यों हुआ है। तो देखिए, क्या था कि भारतीय पैरालंपिक समिति फरवरी 2024 में इसके काफी सारे सदस्य रिटायर हुए और इनके पद पर होना था चुनाव, लेकिन भारतीय पैरालंपिक समिति ने ना तो चुनाव करवाए इनके पदों पर, और इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उनको भी फॉलो नहीं किया। इसीलिए भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भारतीय पैरालंपिक कमेटी को पहले समाप्त कर दिया था, इसे निलंबित कर दिया था। ओके, तो अब इसके निलंबन को वापस ले लिया गया है। पहले तो इस समिति की बात करते हैं, देखिए बाकी चीजें छोड़ते हैं, इस समिति की स्थापना से क्वेश्चन है तो इस कमेटी की ही बात करते हैं। देखिए, भारतीय पैरालंपिक कमेटी, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। भारत में जितने भी पैरालंपिक एथलीट हैं, जितने भी पैरा एथलीट हैं, उनका इंटरनेशनली किसी भी मैच में, किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन करना उनके प्रदर्शन के आधार पर, यह भारतीय पैरालंपिक कमेटी का मुख्य कार्य। 1992 में स्थापना की गई थी, कुछ समय पहले निलंबित किया गया था और अब इसके निलंबन को समाप्त कर दिया गया। देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर निलंबित कर दिया गया तो निलंबन समाप्त क्यों किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्च मंथ में दिल्ली में एक कंपटीशन आयोजित हो रहा है, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024। अब इसको ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी एक संस्था की होती है, इंडियन पैरालंपिक कमेटी की। अब वो तो बर्खास्त थे, इसीलिए वापस उसको बहाल कर दिया गया ताकि इन गेम्स का वापस से
प्रॉपर आयोजन किया जा सके इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा। ओके, तो निलंबन समाप्त हुआ है किसका? भारतीय पैरालंपिक कमेटी का। स्थापना हम देख चुके हैं 1992 में की गई थी और इसकी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में दीपा मलिक है। यहां पर आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चले। हाल ही में उपग्रह मिथेन सैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, मिथेन सैट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। आप जानते हैं इस कंपनी को? किसकी कंपनी है? यह एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स। इसने क्या किया? अंतरिक्ष में मिथेन गैस पर रिसर्च करने के लिए कि कितनी मात्रा में मिथेन गैस है, क्या उसका प्रभाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसकी जांच के लिए स्पेस एक्स ने मिथेन सैट नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है। यह प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। कौन? स्पेस एक्स, है ना। इसने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा मिथेन सैट नाम का उपग्रह लॉन्च किया। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, मिथेन गैस को अंतरिक्ष में ट्रैक करना, उसका अध्ययन करना, मापन करना, यह मिथेन सैट नाम के उपग्रह का मुख्य उद्देश्य। एलन मस्क इस कंपनी के मालिक है, स्पेस एक्स के। प्राइवेट स्पेस कंपनी है अमेरिका की। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। एलन मस्क एक्स, जो कि वर्तमान में ट्विटर का नया रूप है, उसके भी मालिक एलन मस्क हैं और स्पेस एक्स के मालिक भी एलन मस्क हैं। इनके द्वारा, इनकी कंपनी के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है मिथेन सैट नाम का उपग्रह। आगे बढ़े। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो गवर्नमेंट समर्थित पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा। ओटीटी जानते हैं आप, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वो अभी तक सारे प्राइवेट जो कंपनीज है उनके अंडर में ही है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्व उसमें अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन अब केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहां पर गवर्नमेंट का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको नाम दिया है सी स्पेस। उद्देश्य की बात करें तो मलयालम सिनेमा को प्रमोट करना, मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देना, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य। सी स्पेस नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, केरल राज्य के समर्थन से इसका निर्माण हाल ही में किया गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट काफी स्थापित होते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील सेक्टर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया भारत के हरियाणा राज्य में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ओके, भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा में एक स्टेनलेस स्टील का प्लांट है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी का। यहीं पर स्टेनलेस स्टील सेक्टर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। किस राज्य में? भारत के हरियाणा राज्य। ग्रीन हाइड्रोजन को आप सभी जानते हैं, काफी बार हमने पढ़ा है, यह रिन्यूएबल एनर्जी है ना। ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबल वार्मिंग को स्थिर करने में, कम करने में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, तो इसको भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी है, याद रहेगा। तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत के हरियाणा राज्य में। यहां पर 7 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, सभी इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, उनको यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया? कौन है ये है फ्रांस। पढ़ा था कल के सेशन में हमने। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास ले लिया। इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 2019 में। 5th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन 5th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की थीम है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्कीम को लॉन्च किया? तो कौन सी थी? अदिति योजना। पढ़ा था हमने। किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया? तो अंबाजी का मंदिर कहां है? गुजरात में। तो यह सफेद संगमरमर भी कहां का है?
भारत के गुजरात राज्य का, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन देश का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने जा रहा है? तो ये कौन है? कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, भारत के तमिलनाडु राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। शुरुआत लास्ट ईयर ही की गई है 2023 में। एनएचपीसी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है राजेंद्र प्रसाद गोयल, है ना। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया? तो यह है भारत का तेलंगाना राज्य। बेगमपेट हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन, मार्च माह में मूडीज ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो यह है 6.8%। मूडीज अमेरिका की कंपनी है, इसने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% का लगाया है। क्लियर? सारे क्वेश्चन यहां पर लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस करे थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, और आज के सेशन में हमने जितने भी करंट अफेयर को डिस्कस किया है, जितने भी फैक्ट पढ़े हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, आप सभी के आंसर लगभग सभी के सही थे, जितने भी कमेंट आए वो बिल्कुल सही आंसर थे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है तो पेरिस फ्रांस में, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है, और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जाता है। क्लियर? तो आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कमेंट में जरूर बताइएगा कि उनका आंसर क्या है। आज के इस सेशन में 7 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं डिटेल में। वहां पर हमने एक कंट्री को भी डिटेल में समझा, एक भारतीय स्टेट को भी, उससे रिलेटेड जो डिटेल थी उसको भी डिटेल में समझा। तो आज के इस सेशन में आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इवनिंग में 6 बजे तक आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।